जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर आज 16 सितंबर को जो गणित का पेपर हुआ है उसका पूरा पेपर यहाँ पे हल कराने वाला हूँ। सबसे शुद्ध और सबसे सही हल यहाँ पे आप लोग को कराने वाला हूँ और आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या आपका पेपर कैसा आया था, टफ था कि इजी था। आपके 1 से लेकर के 18 तक के आपके सारे पेपर इस वीडियो में आप लोग को कराने वाला हूं। आपके 18 के 18 क्वेश्चन यहां पे आप लोग को कराने वाला हूं और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को दे दूंगा। अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस पीडीएफ को भी मैं जिसमें मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। उस सारे क्वेश्चन को मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ऐड हो जाइएगा और यहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, इस वीडियो में आप लोग को यह भी बताऊंगा कि इस बार का पेपर कैसा आया था, इजी था या आसान था या टफ था या मीडियम था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले हम लोग पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और यहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पे पूछा गया था आप लोग देख सकते हैं, और मैंने जिस भी हमारे प्यारे भाई बहन का है उसका रोल नंबर और नाम मैंने ऑलरेडी यहां पे हाइड कर रखा है। यहां पे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। सबसे पहले अगर ठोस के बारे में अगर कहता है तो सीधे सीधे आयतन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से -1 और 1 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि यहां पे आप सभी को मैं बता दूं कि ये 0 है और यहां पे -1 हो जाएगा और यहां पे +1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे अनंत संख्याएं होंगी। इसके बाद से इधर माइनस में भी ऐसे ही होंगी। ठीक है, तो ये अनंत हो जाएंगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोष्टक में a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं दोस्तों, सबसे आसान क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। इसका a - b के होल स्क्वायर का आपका फार्मूला यही आपका होता है। तो यहां पे इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आपका सही हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं आप लोग को बहुत ही फास्ट तरीके से आप लोग के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं कि आप जल्दी से जल्द आप अपना सारा क्वेश्चन 18 के 18 क्वेश्चन आप देख सको। ठीक है, और यहां पे अब अगर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, कहता है एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? एक समान होती हैं। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, माने 4। ए मतलब होता है भुजा, तो कितना दिया? बराबर 4 दिया। 4 से 4 काट देंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। और आप सभी जानते हैं कि आपके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए का स्क्वायर होता है, यानी कि ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से पांचवें में आते हैं, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? सबसे पहले यहां पे रैखिक समीकरण के लिए कल ही मैंने आप लोग को बताया था, यह भी क्वेश्चन आप लोग कराया था और यह भी वर्ग वाला भी कराया था, यह भी फार्मूला बताया था आप लोगों को। और यहां पे यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था, यह सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव में। आपके 4 क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था। इसमें बताया था रैखिक समीकरण आपको कैसे पहचाना है, लास्ट में देख लेना है किसमें आपका लास्ट में केवल संख्या है। यहां पे देखेंगे इसमें 4 है, लास्ट में इसमें 7 है और बराबर के बाद से इसमें 3 है। मगर यहां पे देखिएगा बराबर के बाद से 5m है, मगर यहां पे क्या कर रैखिक समीकरण आपका 3 भी रैखिक है, 2 भी है, 4 भी है। और यहां पे जो पहला क्वेश्चन है जो आपका ऑप्शन दिया है, यह आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 5 में से कितने ऑब्जेक्टिव अब सही हो रहा है। सभी लोग कमेंट करके ईमानदारी से जरूर बताइएगा। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन कहता है -4/5 को रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यहां पे मैंने ऑलरेडी यहां पे प्रदर्शित किया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रदर्शित किया हुआ है। एक आप लोग को ऐसे एक रेखा खींच लेनी है लंबी सी और बीच में आप लोग को यहां पे 0 मान लेना है। 0 मानने के बाद से, ठीक है,
यहाँ पे आप 0 मान लेना और इधर +1 मान लेना और इधर प्लस माइनस मान लेना, 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5 हो गया। तो यहाँ पे चारवां भाग कर रहा है तो माइनस इसके नीचे लिख लेना 4/5। यहाँ पे मैंने आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा दिया। उसके बाद से 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर कोई है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। और सबसे अगर टफ की बात करूं आपके नजरिए से तो सबसे टफ क्वेश्चन यही था। आप लोगों में से ज्यादातर ऐसे हमारे प्यारे भाई बहन होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा या तो गलत लिखा होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा मैच नहीं खाता। और बात करूं तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था जो कि आपके 1 नंबर में ही पूछ दिया गया था। यहां पे पूछा गया था 7वां क्वेश्चन में स्तंभकृति और स्तंभ आरेख में 2 अंतर बताइए। सबसे पहले आप लोग अंतर समझ लीजिए। देखिए, जो आप पाई चार्ट पढ़ते होंगे दंड आरेख, तो जिसमें आपका आरेख ऐसे बना होता है कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, ऐसे बना होता है, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे होता है, ये क्या होता है स्तंभ आरेख होता है। मगर यहाँ पे स्तंभ आकृति क्या होती है, ये सटी हुई होती है। पहली चीज कि ये सटी हुई होती है और ये छोटे से बड़े के क्रम में जाती है, फिर बड़े से छोटे के क्रम में आती है। ठीक, पहला ये हो गया। और दूसरा ये होता है कि स्तंभ आकृति में कोई भी संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, मगर आपका स्तंभ यहाँ पे स्तंभ में आपकी कोई भी संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। मगर यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, स्तंभ आकृति में कोई भी संख्या आपकी घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है, जबकि स्तंभ आरेख में कोई भी संख्या आपकी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आप लोग को 2 लिखना था, आप आराम से 2 लिख सकते थे, चाहो तो आप फिगर भी बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद से 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए। मौसा ज्ञात करना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका मौसा पूछ रहा है, तो मौसा आपको कैसे निकालना है यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूं। यहाँ पे संख्या दी हुई है x का स्क्वायर माइनस x और दूसरी संख्या है x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x। सबसे पहले इस वाले संख्या में से इसमें x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -1 कोष्टक में बचेगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरी ये संख्या है, इसमें देखिए इसमें से भी x कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए मौसा से क्या मतलब होता है, इन दोनों समीकरणों में हम लोग देख लेते हैं कौन सी चीज कॉमन है, वही आपकी मौसा हो जाती है। तो इन दोनों समीकरण में देखिए सिर्फ और ये x कॉमन है, इसी x को हम लोग क्या मान लेंगे मौसा। तो आपका मौसा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 1 नंबर के सवाल में बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद से आपका 9वां क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, ये देख लीजिए। आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्टक में 3x पे पावर 3 y पे पावर 3 माइनस सॉरी दोस्तों गुणे 4x y पे पावर 3 भागा 6x पे पावर 3 और y को सरल कीजिए। सरल करने की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप लोगों को सरल कैसे करना है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इन संख्याओं को, ठीक है, इन संख्याओं को आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, अगर भागा में है, भागा का मतलब यहाँ पे बट्टे में हो सकता है, तो मैंने वही यहाँ पे बट्टे में लिख लिया। अब देखिए इन और इस संख्या से इस संख्या में दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12x पे पावर 4 y पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में आपका 6x पे पावर 2 y ही है। अब 6 से 12 काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बता दूं आप लोग को, एक चीज ना समझ में आए, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक बात बता रहे हैं, गुणा करने पे जो पावर होती है जुट जाती है। ठीक है, जो पावर यानी कि जो घात होती है वह जुट जाती है। ठीक है, और भाग देने पे पावर यानी कि घात जो होती है वो घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणा करेंगे y पे तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा, 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x। यहाँ पे x पे पावर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे y पे पावर 3 है और y पे पावर यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो y पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए इसको 6 से 12 काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में यहाँ पे आपका कट गया, आप लोगों ने लिख भी लिया है। ठीक है, उसके बाद से अब आप देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे पावर x पे पावर 2 है, x पे पावर 2 से जब काटेंगे तो क्या होता है, कटता नहीं है, घट जाता है। तो x पे पावर 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, s पे पावर 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। और y पे पावर 1 है और y पे पावर यहाँ पे 6 है। अगर इसको यहाँ पे काटते हैं तो कटेगा नहीं, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। तो वही आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x पे
2x पे पावर 2 और y पे पावर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वें का। उसके बाद से 10वें में आते हैं। 10वें में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करो। आयतन यहाँ पे ज्ञात करने के लिए दे रहा है घनाभ का। तो सबसे पहले हम लोग को, सभी लोग जान चुके होंगे कि घनाभ का क्षेत्रफल 125 मीटर स्क्वायर दिया ही है, और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि LB क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 125, ठीक है। और h का मान आपका 4.5 यहाँ पे दिया है। और घनाभ का आयतन आप सभी लोग जानते हैं LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। अब इसी में LB के बराबर 125 और h का मान 4.5, और इसको गुणा कर देंगे तो 662.5 मीटर क्यूब आपका आएगा, यानी कि आपका 662 घन मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर में सबसे आसान क्वेश्चन। उसके बाद 11वें पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन यहां पे दोस्तों एक चीज यहां पे कह रहा था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि x पे पावर 2 माइनस 4x माइनस 5 व्यंजन को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। अब एक बात बता दूं मैं आप लोग को, ये जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का नहीं, ये आपका 2 नंबर का होना चाहिए था, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इतना लॉन्ग है और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको 2 नंबर में होना चाहिए था, जबकि ये 1 नंबर में दिया गया है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आपके पेपर को लेंदी बनाया गया है, आप समझिए आपके पेपर को कठिन बनाया गया है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग को कैसे करना है। यहां पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसको जो है 4x को तोड़ेंगे। हम लोग तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे x पे पावर 2 माइनस 4x को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को क्या लिखना है, आगे देखिए फिर -5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इसके आगे +9 और -9 लिख लेना। यहाँ से काट देंगे तो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, मगर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण को बनाने के लिए। अब एक चीज़ देखिएगा, सिर्फ अगर आप इतने को लेते हैं, इतने को लेने से पहले आप लोग को दिखा दूं मैं। सबसे पहले ये वाला समीकरण इतना उतार लेंगे, यहाँ पे मैंने इतना उतार लिया, ठीक। उसके बाद आप देखिए -5 और +9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, तो -5 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या मैंने आप लोग को कल ही बताया था गेस पेपर में, और ये गेस पेपर से ही क्वेश्चन फंसा है, आपके कई क्वेश्चन गेस पेपर से फंसे हैं जो मैंने आप लोग को गेस पेपर दिया था। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा और -9 को रख देंगे ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने संख्या को देखेंगे तो ये आपका a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले को ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, क्योंकि x यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, x स्क्वायर, ठीक है, -4x और यहाँ पे आपका +4 आपका दिया है ना, ये आपका फाइनल इस पे फार्मूले पे ये लागू होता है। तो आप लोग को कैसे करना क्या है मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले देखिए, अब इसके जगह पे हम लोग को क्या रख लेना है, x - 2 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले पे ये तो बना था, और -9 को -9 लिख देंगे। अब देखिए -9 है तो आप सभी जानते हैं 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो हम लोग यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2 कर देंगे, ठीक है, पावर 2 कर देंगे। अब जब पावर यहाँ पे 2 करेंगे हम लोग, उसके बाद से पावर 2 करने के बाद से यहाँ पे आप लोग को दिखा दूं, पावर 2 करने के बाद से आप लोगों को करना क्या है। अब देखिए ये दोनों पक्ष, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, इतने को a मान लीजिए। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फार्मूले पे ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब देखिए इसका फार्मूला होता है a - b और एक कोष्टक में a + b, तो उसी तरह इसको तोड़ देंगे a - b और a + b में। अब देखिए यहाँ पे तोड़ देने के बाद से -2 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस का चिन्ह रहेगा, जुड़ जाएगा, तो x -5 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 और +3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मगर चिन्ह क्या हो जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह रहेगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोष्टक में, एक कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा, एक कोष्टक में x - 5 और दूसरे कोष्टक में x + 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके 2 नंबर के सवाल थे, मगर यह जो है आप लोगों के जबरदस्ती एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है कि लड़का करने में थोड़ा समय लगाए, ठीक है। उसके मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों का ये जो पेपर है थोड़ा सा टफ पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं 12वें
क्वेश्चन पे 12वां क्वेश्चन कहता है एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए एक शंकु है, ठीक है, एक यहाँ पे शंकु है। अब इसको कह रहा है इसको गोला बनाया गया है। इसको क्या बनाया गया? पिघला करके शंकु को गोला बनाएगा। आयतन दोस्तों दोनों का सेम ही रहेगा, सबसे पहली बात। अब हम लोग को त्रिज्या निकालनी है। जब हम दोनों लोग को जानते हैं गोले को पिघला करके बनाया गया, शंकु को पिघला करके गोला बनाया गया, तो आयतन तो सेम रहेगा। अब देखिए अब हम लोग को करना कैसे है, इसके लिए देखिए हम लोग को करना कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ पे सबसे पहले शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, मैंने पहले ही बताया था कि ये शंकु है, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा, क्योंकि इसी को पिघला करके गोला बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से आप सभी जानते हैं शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपका शंकु का आयतन होता है, और गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आर को बड़े वाले आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ से आर कट जाएगा उस तरह, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से 3 से 3 ये कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, कट गया। अब देखिए यहाँ पे बाकी और चीज़ नहीं कटेगा। आर का मान यहाँ पे 16 दिया था, तो आर स्क्वायर है तो 16 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। और एच का मान आपका साफ साफ यहाँ पे मैंने लिखा है, आर का मान 16 दिया है और एच का मान 216 दिया है, तो यहाँ पे 216 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 ये आपका बताया था, 4 लिखेंगे, 4 गुणे आर क्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से ये आपका 16 कट जाएगा 4 बार में। अब जो है 4 गुणे 16 गुणे 216 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,824 आ जाएगा, ठीक है। आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 13,824। अब क्यू को अब इधर करेंगे तब क्या हो जाएगा? क्यू को इधर कर देंगे तो ये कर्णी में हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 24। जब कर्णी हटाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर आपने 24 किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने 24 किया है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था, इसलिए ये 2 नंबर का सवाल ठीक तरीके से पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद से आते हैं 13वें नंबर पे। 13वां क्वेश्चन कहता है, 13वां क्वेश्चन, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्था में आने हेतु अपनाए गए संसाधनों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए ये अगर आप पढ़ें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यातायात के साधन, प्रशिक्षुओं की संख्या, यानी कि एक विद्यालय है, जिस विद्यालय में प्रशिक्षु कैसे आते हैं? स्कूटर से 8 आते हैं, ऑटो से 9 आते हैं, पैदल 18 आते हैं, मोटरसाइकिल से 10 आते हैं, और अन्य जो हैं आपके अन्य से आते हैं, अन्य साधन से, जिससे भी वो आते हों, ठीक है। बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से आ जाते हो, उड़ के, हेलीकॉप्टर से भी आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आप लोग को कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप लोग को इसी में करना हो, इसी सारणी में, तो हम लोग को प्रशिक्षु बना लेंगे। एक प्रशिक्षु को ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे 8 दिया है तो स्कूटर लिख करके, अरे मैंने तो सॉल्व किया है ना, आप लोग को दिखा दूँ, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ये रहा डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देख दे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पैमाना 1 प्रशिक्षु पर मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आप लोग को लिख लेना है। लिखने के बाद से अब देखिए स्कूटर से ये प्रशिक्षु है, ठीक है। इस तरह हम लोग को प्रशिक्षु बना लेना है। कितने प्रशिक्षु आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे थे, यहाँ पे 8 प्रशिक्षु को बना लेना है। ऑटोस कितने आ रहे हैं? यहाँ पे लगभग 10 थे, तो यहाँ पे 10 उनको बना लेना है, ठीक। पैदल कितने आ रहे हैं? तो पैदल यहाँ पे 18 आ रहे हैं, तो 18 तक ऐसे ही इन लोगों को बना लेना, 1 2 3 4 ऐसे 18 तक बना लेना। मोटरसाइकिल्स कितने आ रहे हैं? जितने आ रहे हैं उतने को बना लेना। अन्य जितने आ रहे हैं 15 तक आ रहे हैं, तो 15 तक ऐसे 15 को ऐसे आदमी को बना देना। आदमी को बनाने के लिए ऐसे सिर्फ करके आप लोग को बना देना 15 तक, बस ऐसे बना के छोड़ देना। आपका एकदम सवाल 100% सही हो जाएगा। आपको आसानी से 2 नंबर बिना कुछ किए आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद से 14वां क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दोस्तों, ये एक तरीके से आसान क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक। मगर ये जो शंकु वाला क्वेश्चन था ये आपके लिए टफ था, इस चीज को मैं मानता हूं, ठीक है। मगर आगे आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। कहते हैं 14वां क्वेश्चन कहता है समीकरण 4x + 1/8 है
8x-4 बराबर 2 को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पे हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो हम लोग को हल कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने हल ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोग को दिखा दूँ। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4x+1 अपान 8x-4 बराबर यहाँ पे 2। अब देखिए 2 का इसमें गुणा हो जाएगा और ये आप बटे 1 होता है, ये 1 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो जब 1 का गुणा इसमें होगा तो इतना ही हो जाएगा 4x+1, मगर 2 का गुणा इसमें होगा तो 8 दूनी 16x -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 16 वाला इधर आ जाएगा। ठीक, तो माइनस में है तब यहाँ पे ये जो 4 है x है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 16x -4 हो गया। अब देखिए अब उसके बाद से जो 8 है, 8 को इधर ला देंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16x में से 4x घटा देंगे, क्या बचेगा 12x, और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 12x बराबर कितना हुआ 9, तो x बराबर कितना होगा 9/12। 9/12 हम लोग को कर देंगे। एक तरीके से ये भी इतना ही आप मान रख के कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग काट देंगे। 9 और 4 को काटेंगे तो 3 बार में, 3 से 3 बार में 9 कट गया और 12 जो है 4 बार में आपका कट गया। तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3/4 आपका हो जाएगा। ये तो आपका उत्तर आ गया। अब इसको जांच भी करनी है, उत्तर की जांच भी करनी है। तो यहाँ पे अब जब उत्तर आ गया तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग को लिख लेना है उत्तर की जांच। उसके बाद से जो मान दिया है आपके मान में x का मान भर देना है। जो आपका 3/4 आया है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, जो आपका x का मान 3/4 आया है वह x के जगह पे आप लोग को भर देना है। ठीक है, और सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे मैं आप लोग को भर के सॉल्व करके यहाँ पे दिखा भी दूँ, नहीं तो आप लोग बोलेगे सर आपने दिखाया नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे LHS। ठीक है, LHS लिख लेंगे 4 और x मान 3/4 + 1 हो जाएगा, और 8x था तो 3/4 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, और 4 से 4 यहाँ पे 1 बार में कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 4 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 3 दूनी 6, और 6 में से 4 जा आपका 2 बचेगा। यानी कि 4/2 हो गया, तो 2 से 4 काट देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 2 बचेगा। यानी कि 2 बचेगा। तो आप सभी जानते हैं जो राइट हैंड साइड है उसमें कितना बचा है 2 बचा ऑलरेडी। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि दोनों पक्ष जो है बराबर है। उत्तर यानी कि आपका सही है। तो ये आपके यहाँ पे अब 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद से 15वां क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज को 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब जैसे देखिए इसको जब तक आप इसका फिगर नहीं बना पाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इसका फिगर कैसे बनेगा ये मैं बता दूं। जैसे आप लोग को ऐसे एक फिगर बना लेना है। ठीक है, ऐसे आप लोग को फिगर बना लेना है, और यहाँ पे देखिए विकर्ण का मान कितना दे रहा है। इसको मान लेते हैं हम लोग A, और इसको मान लेते हैं B, और इसको C, और इसको D मान लेते हैं। अब देखिए विकर्ण का मान दे रहा है 8। ठीक है, और यहाँ पे इसको 6। ठीक है, और नहीं एक सेकंड, हाँ इसको 6 और इसको 10 माना, नहीं इसको 8 माना है, सॉरी इसको 8 माना है और इसको 10 माना है। कहाँ गया, हाँ 10 माना है, इसको 10 माना है। ऐसे हम लोग को मान लेना है। मान के अब देखिए, और एक चीज़ और बता दूं, जो ये समांतर चतुर्भुज होता है, एक सेकंड, ये जो समांतर, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, और ये भुजा बराबर होती है। और जब इसमें एक विकर्ण डाल दिया जाता है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसका मैंने फिगर भी बनाया है आप लोग के लिए आसानी के लिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC जो ये वाली त्रिभुज है, और इसके बराबर कौन सी है, ये वाली त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख लिया है। अब देखिए
अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या, फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार कितना दिया, आधार 6 दे दिया है, आधार आपका यहाँ पे 6 दिख रहा है। अब देखिए आधार 6 दिया है और ऊंचाई कितनी दी है, 8 दी है। तो यहाँ पे 1/2 6 गुणे 8 कर देंगे, तो यहाँ से 2 से आपका 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 8 त्रिके 24 हो जाएगा। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24। और मैंने कहा था इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी कि 24 और 24 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज यही है और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यह सबसे आसान विधि है आपके सवाल को लगाने का। अगर आप इससे नहीं लगाते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आप सुपर फार्मूला जो सूत्र होता है, हीरो सूत्र जो होता है, ठीक है, उससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद से आपका 16वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो भी एक आसानी क्वेश्चन है। यहां पे आप लोग को दिखा दूं, यहां पे 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे देखिए एक चीज मैं आप लोग को दिखा दूं, यहां पे 16वां क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 4y पे पावर 3 माइनस x माइनस 4y पे पावर 3 को सरल कीजिए। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बीजगणित का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप लोग को करना कैसा है, बस कैलकुलेशन है, आप लोग को परेशान नहीं होना है, कैलकुलेशन बस दिया है। इसमें जो कैलकुलेशन है तगड़ा है। एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूं, लंबा कैलकुलेशन, जहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, सवाल गलत हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इस लोग को लिख लेते हैं। आप सभी जानते हैं इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको जो है ए मान लीजिए। और एक सेकंड रुकिए, मैं आप लोग को बता दूं, आप सभी जानते हैं ए माइनस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है। ए का यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया, और ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला होता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab प्लस कोष्टक में ए प्लस बी। और ए माइनस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, सब जगह माइनस कर देंगे, यानी कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए इसी फार्मूले पे हम लोग को इसको रख देना है। और रखना कैसे है, अब ये देखिए, जब उसको रखेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है, तो ऐसे इस फार्मूले को हम लोग को रख देना है। रखेंगे कैसे, अब देखिए x पे पावर 3 और आपका 4 था, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि 4 y पे पावर 3 था, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो वही मैंने 64 y पे पावर 3 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद से प्लस 3 गुणे x गुणे 4y, और कोष्टक में x प्लस 4y यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से माइनस कर देंगे, बड़े कोष्टक में सेम जैसे ही उसको रखे थे वैसे ही इसको रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए बस इसमें सब जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक, माइनस में हो गया। अब देखिए इसको जब हम लोग इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे आपके सामने, यहाँ पे मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा दूं। अब देखिए इस यहाँ पे 12 इसको गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, 4 तिहाई 12, यानी कि 12xy हो जाएगा। 12xy यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए, अब एक लाइन एक समीकरण ये भी हो गया। अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, 12xy का yx में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12x पे पावर 2 y हो जाएगा, और फिर 12xy का गुणा 4y में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 चौको 48, 48xy पे पावर कितना हो जाएगा 2, और सेम इधर उतना ही कर देना है। जो प्रोसेस इधर करना है वही प्रोसेस, बस चिन्ह बदल देना है। मगर यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो माइनस है अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए अब कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे x पे यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस वाला अंदर जाएगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये तो समीकरण हमने बना लिया। अब यहाँ पे 48xy पे पावर 2 है ना माइनस में, और यहाँ पे सेम वही है, तो इसको इससे काट देंगे, और x पे पावर 3 माइनस में और x पे पावर 3 माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बचा है आपका 64y पे पावर 3, और यहाँ पे 64y पे पावर 3। जब 64 को जोड़ेंगे तो 124y पे पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 124y पे पावर 3। अब देखिए यहाँ पे बचा है 12x
एक्स पे पावर 2 और वाई, और यहाँ पे भी बचा है प्लस में 12 एक्स पे पावर 2 वाई, दोनों समान है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 12 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अब देखिए आपका 64 वाला जोड़े थे तो 124 वाई पे पावर 3 हुआ था, और 12 वाला जोड़ेंगे तो 12 12 दूनी 24, 24 एक्स पे पावर 2 और वाई, यानी कि आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है कि एक्स गुणे वाई प्लस जेड बराबर एक्स गुणे वाई प्लस कोष्टक में एक्स गुणे जेड को सत्यापित कीजिए, जहां एक्स का मान -2/7 और वाई का मान दिया है कि 9/2 और जेड का मान दिया है 2/3। अब इसका जो मान दिया है उसको उस मान को रख देना है। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 2 नंबर की बात करें तो ये आसान, 2 नंबर में सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग को सबसे आसान तरीके से करना क्या है, मान को रख देना। मान को कैसे रखना है इसके बारे में मैं आप लोग को दिखा दूं। सबसे पहले मान को रख करके, और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं। और परीक्षा से संबंधित हर एक जानकारी पीएनपी की तरफ से कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ही देता हूं, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और इस वीडियो को देखने के बाद से अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग लाइक तो एक तो करते जाइएगा। आपका लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं, मगर अगर आपका कुछ जाता होगा तो मत लाइक कीजिएगा, मगर आप लाइक कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये था, एक्स गुणे कोष्टक में वाई प्लस जेड बराबर एक्स गुणे वाई कोष्टक में एक्स गुणे जेड यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे मान को, सबके मान को यहाँ पे क्या करना है, इसमें रख देना है सब में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड माने इस पक्ष को, ठीक है। उसके बाद से तब इस पक्ष को लेंगे, तो सबसे पहले इस पक्ष में हम एक्स का मान रखेंगे। तो एक्स का मान यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे x का मान कितना है 2/7, x की जगह पे -2/7 रख लेंगे। y का मान कितना दिया 9/2, तो 9/2 रख लिए, प्लस ये वाला प्लस हो जाएगा। और z का मान कितना दिया 2/3, यहाँ पे 2/3 रख लिया बराबर। आप सभी जानते हैं ये राइट हैंड साइड वाला है, राइट हैंड साइड वाला यही वाला पोर्शन यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे x का मान -2/7 है और y का मान 9/2 है, ठीक है। कोष्टक बंद प्लस में। अब देखिए x का मान -2/7 और z का मान 2/3 दिया है। अब हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 ये जब कट जाएगा तो अब आगे आप लोग को यहाँ पे काट लेना है, ठीक। उसके बाद से करना क्या, अब इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे -2/7 है, 2/7 लिख लेना है। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 31/6 आएगा। कैसे आएगा 31/6, 3 और 2 को लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27। और उसके बाद से यहाँ पे प्लस 27 प्लस यहाँ पे 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31/6 हो जाएगा। वही 31/6 मैंने यहाँ पे आप लोग को सामने लिख लिया है, ठीक। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको काटे थे तो यहाँ पे 1 बचा था, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो -9/7 हो जाएगा, नीचे 7 है, नीचे 7 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे करेंगे, अब देखिए -2 का गुणा 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने हो गया अब 21, ठीक। अब 21 हो गया। अब आप लोग को करना क्या है, अब आगे इसके बढ़ते चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, हाँ ये अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे था 2 से हम लोग 6 को काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में, 3 बार में कटा। तो अब ऊपर बचा क्या 31 ही बचा मात्र, और नीचे बचा क्या 7 त्रिके 21, -31 बचे, क्या बचा 21 बचा। अब देखिए इस पक्ष का हो गया, अब इस पक्ष का क्या करेंगे 7 और 21 का लौसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक।
और 7 से 21 को भाग देंगे तो कितनी बार बन जाएगा, 3 बार में। तो 9 का गुणा कर देंगे 3 में तो 9 3 27 माइनस 27 हो जाएगा, और माइनस ये जो है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 21 कम 21 गुणे 4, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4, तो यहाँ पे -4 हो गया। अब देखिए अब -27 और -4 क्या हो जाएगा, -31 हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। मगर चिन्ह किसकी रहेगी, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे माइनस की ही चिन्ह रहेगी। अब देखिए यहाँ पे -31/21 बराबर -31/21। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं हो गए, दोनों पक्ष एक बराबर आए हैं, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, दोनों पक्ष बराबर हैं, उसके बाद से लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS दोनों बराबर हैं। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, ऐसे लिख के हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, साफ सुंदर अक्षरों में। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, आपका ये लिखित था, लिखने वाला था, जैसे 2 आपके क्वेश्चन लिखने वाले आए थे। ठीक है, आपका एक मैंने आप लोग को बताया था स्तंभ वाला था, और एक ये है। इसमें कह रहा है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसमता की विभिन्नता शर्तों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सर्वांग समता के विभिन्न शर्तों को संक्षेप में वर्णन करना है, सर्वसमता क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 5 आप लोग को मैं लिखने का बता दे रहा हूं। आप 5 में चाहो तो अगर 2 भी लिखोगे तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। मगर आप अगर 5 लिखोगे तो आपके 2 में 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल है, आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे। आप लोग को कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूं, उससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद से इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जुड़ जाइएगा और इस PDF को भी वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। चाहे परीक्षा से संबंधित, जब आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी, चाहे PNP कार्यालय संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट कर देता हूं, इसका ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को अपने देखने के बाद अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां पे आ जाते हैं, सबसे पहले देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की क्या सर्वसमता है। यहाँ पे देखिए उसका पहला नियम ये होता है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, इनकी क्या होंगी सर, यहाँ पे क्या होंगी, आप लोग को मैंने कहा था 18 क्वेश्चन में क्या पूछा था। ठीक है, सर्वांग समता होगी। ठीक है, सर्वांग समता होगी आपकी। ठीक है, भुजा भुजा, ठीक है, भुजा लिख लेंगे, फिर भुजा लिख लेंगे, अब फिर हम लोग को भुजा लिख लेना, उसके बाद से लिखेंगे भुजा भुजा कोण। ठीक है, उसके बाद से भुजा कोण भुजा। ठीक है, उसके बाद से कोण भुजा भुजा, उसके बाद से भुजा नहीं कोण कोण भुजा। उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे अब पहले 5 लिखी के दिखा दें आप लोग को, नहीं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखना बन नहीं रहा है, आप लगेंगे सोचने। यहाँ पे देखिए पहले आप लोग को लिख लेना था भुजा भुजा भुजा, उसके बाद से लिखना था भुजा कोण भुजा, उसके बाद से लिखना था कोण कोण भुजा, उसके बाद से लिखना था कोण भुजा कोण, उसके बाद से लिखना था समकोण कोण और भुजा। ये 5 तरीके होते हैं लिखने के, आप आसानी से लिख सकते हो। अब रही बात दोस्तों कि आपका पेपर कैसा रहा। यह जो पेपर है पिछले वर्षों की भांति, यानी कि 18 जब 2018 बैच के जब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो इसी तरह के क्वेश्चन टफ पूछे गए थे। आपका पेपर मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपका पेपर आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं है। आपका पेपर 1 घंटे के अनुसार, अगर 1 घंटा आपको मिला था, 1 घंटे के अनुसार यह पेपर 1 घंटे का नहीं है। आप सभी जानते हैं मैं आप लोग को पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपको आधे घंटे से ज़्यादा लग चुके हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपका 1 घंटे का नहीं है, ये आपका लेंदी क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका पेपर कठिन है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होने वाली है, ये भी बात है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके कौन कौन से सवाल सही हैं और आपने कितने नंबर के सवाल सही किया और ऑब्जेक्टिव आपके कितने सही हो रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग को कमेंट में करके बतानी है। और आपका पेपर, मैथ का पेपर कैसा हुआ है, इसको भी आपको कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। और DLED के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।
और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जुड़ जाइए और इस पूरे पीडीएफ को वहां से आप प्राप्त कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।